Hello, aspirants. Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back to your own channel that is EduGrown. This is Richa Sharma, your social science educator. आपने हमारा इंट्रो तो देख ही लिया होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि हम आपके लिए कुछ तो नया लेके आए हैं, राइट? आप बिल्कुल सही है। हम आपके लिए क्लास 9 और 10th के लिए 2 नए बैचेस लेके आए। क्लास 9 का जो बैच लेके आए उसका नाम है हौसले बैच और क्लास 10th के लिए जो लेके आए उसका नाम है यलगार बैच। इसके अंदर हमने बच्चा क्या किया, ये जो हम बैचेस लेके आए हैं वो हमने आपके जो टर्म 1 एग्जाम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें डिजाइन किया है, जिसके अंदर आपको हम क्या प्रोवाइड करेंगे, हर चैप्टर के 2 वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको वन शॉट एक्सप्लेनेशन देंगे एंड सेकेंड वीडियो के अंदर हम उसके ही रिगार्डिंग आपसे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो एक तरह से मैं ये बोल सकती हूँ कि आपकी बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगी टर्म 1 की। ये तो हो गई बच्चा आपकी कोर्स की बात कि हम कैसे आपकी तैयारी करवाने वाले हैं। एंड डोंट वरी, जो भी आपका रिड्यूस सिलेबस आपके सीबीएसई ने अपडेट किया है हमने उसी के अकॉर्डिंग ही आपके एमसीक्यूज एज वेल एज वन शॉट वीडियोस बनाए। एंड देन ये सिर्फ सोशल साइंस के लिए ही नहीं, बाकी आपको साइंस एंड मैथ्स के लिए भी आपका इसी टाइप के हमने बैचेस तैयार किए हैं। एंड इसके अलावा आप हमारे अगर उस पर जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपको इंग्लिश, हिंदी एंड आईटी मतलब कि कंप्यूटर के भी रिगार्डिंग आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अलावा बच्चा ये तो हो गई हमारे यूट्यूब चैनल की बात। अगर मैं बात करूँ अपने वेबसाइट की, तो वेबसाइट पे एज यू नो दैट हमने हमारे कुछ जो कंटेंट है वो हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया और कुछ जो कंटेंट है वो हमने क्या किया है वो कुछ चार्जेबल है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप उनमें से आपको कोई भी अच्छा लगता है और आप परचेज करना चाहते हैं तो उसका जो चार्ज है हमने बहुत ही मिनिमम रखा है। कितना चार्ज रखा है हमने? किसी का 20, किसी का 30, किसी का 40। और जो अभी हमारी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए ई बुक आई है उनके जरूर हमने 60 to 70 रुपीज रखे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग वो ले सकते हैं। और अगर बाई चांस मान के चलो आपको लगता है कि नहीं आपको उतने पैसे भी खर्च नहीं करने हैं तो कोई बात नहीं बच्चा, हमने उसके लिए भी आपका एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। उसके अंदर आपको क्या करना है कि जैसे आप हमारी वीडियो देखेंगे, ओके, जैसे आप हमारी वीडियो देखेंगे तो उसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उसमें जाके आपको इनरोल करना है। जैसे ही आप उसमें इनरोल करोगे, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर आपके सामने एक क्विज का कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। ओके बच्चा, देन आपको वो क्विज में आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो भी उसी चैप्टर के रिगार्डिंग वो क्वेश्चन होंगे और आपको उन क्वेश्चन को सही करना है। और अगर आपने वो सारे क्वेश्चन सही किए तो आपको क्या करा जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा और वो सर्टिफिकेट आपको क्या करना है सॉरी, वो जो सर्टिफिकेट है वो आपको हमारे साथ शेयर करना है। कहाँ शेयर करेंगे आप? एक तो आप हमारे साथ एफबीओ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं #@edugrown.in पे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आप मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे जो है हमारी support@edugrown.in पे। यहाँ आप कहीं भी जाके हमें आपका जो भी सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा उसको आप शेयर कर दीजिएगा एंड देन हम उसको एक बार चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस और डिस्काउंट कूपन हम अलॉट कर देंगे। अब ये डिपेंड करता है कि किसके अंदर कितना डिस्काउंट निकलता है। ओके, तो बच्चा ये तो हो गई आपके कोर्स के रिगार्डिंग, एज वेल एज मैंने आपको ये भी बता दिया कि हम लोग कैसे क्या आपके लिए शेड्यूल लेके आए। आपने वो सारी चीज़ें हमारी इंट्रो में देख ही ली होंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पता ही है कि मैं आज आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 द राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप हम करने जा रहे हैं। ओके बच्चा, तो ये इसका वन शॉट वीडियो है, तो अभी मैं आपको इसके बारे में सारा एक्सप्लेनेशन दूंगी एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके एमसीक्यूज करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को, जिसके अंदर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। ओके, सो वेलकम टू दी सोशल साइंस क्लास बच्चा।
नाउ एज यू नो दैट हम क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि आपके टर्म 1 में आने वाला है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड यूरोप के बारे में पढ़ने वाले। मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगी चैप्टर का, साथ के साथ में मैंने इस चीज़ की भी कोशिश की आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना और आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, आपकी जो हिस्ट्री है वो आपको इंटरेस्टिंग लगे। ओके बच्चा, सो स्टार्ट करते हैं हम। तो जो आपका ये चैप्टर है, जो ये चैप्टर स्टार्ट होता है ना, वो एक इमेज के साथ स्टार्ट होता है। ये आपको ये इमेज दिख रही है ना, इसके साथ ये चैप्टर स्टार्ट होता है। ओके, सो ये जो इमेज है वो किसने बनाई है? एक फ्रेंच के आर्टिस्ट थे जिनका नाम था फेडरिक करके। उन्होंने इसको क्या किया, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। इस पेंटिंग के थ्रू वो लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताना चाह रहे थे। क्या बताना चाह रहे थे? वो बताना चाह रहे थे कि वो कैसा, फ्रांस का ही नहीं बल्कि वो चाहते थे पूरे वर्ल्ड के अंदर कैसा सिस्टम आए, कैसी गवर्नमेंट आए, लोग बाग कैसे रहें, वो सारी चीज़ें जो उनका ड्रीम था ना, वो उनने पेंटिंग के थ्रू क्या बताने की कोशिश की, लोगों को समझाने की और बताने की कोशिश की है। ओके बच्चा, नाउ जैसे कि मैं अगर इसके प्रॉपर की बात करूं तो क्या बोला जा रहा है, जो फेडरिक थे तो ही वॉज a French artist famous for prints prepared in 1948 that visualized the dream of a world consisting of democratic and social republic। अब ये क्या बोला जा रहा है, जो आपके फेडरिक थे वो क्या थे, आपके फ्रेंच आर्टिस्ट है। ठीक है, फेडरिक सरोयू जो थे वो क्या थे, आपके फ्रेंच आर्टिस्ट थे जो कि बहुत फेमस थे। उनने 4 पेंटिंग बनाई थी जिसमें से कि ये सबसे ज़्यादा फेमस पेंटिंग है उनकी। कब बनाई थी उनने? 1948 में ये पेंटिंग उनने बनाई थी। एंड देन इसके थ्रू वो क्या करना चाहते थे, विजुलाइज करना चाहते थे। किसको विजुलाइज करना चाहते थे? ड्रीम ऑफ वर्ल्ड को। ठीक है, क्या ड्रीम देख रहे हैं वो वर्ल्ड को लेके, उसको ये बताना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि ये जो वर्ल्ड है आपका वो कैसा हो, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स हो। ओके, मतलब जैसे कि पहले के टाइम पे आपका मोनार्क एंड मोनार्क सिस्टम चलता था, राजा महाराजा का टाइम का जो चलता था वो हट जाए, सबको इक्वलिटी प्रोवाइड की जाए और डेमोक्रेटिक जो हमारा सिस्टम है वो आ जाए। ओके, वहाँ जो इमेज थी आपकी इसके पिछले वाली स्लाइड में वो थोड़ी सी छोटी थी, तो मैंने इसको यहाँ स्पेशली इमेज अलग से लगा दी है और मैं ये इस इमेज को आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके अंदर आप देखोगे तो हर जो भी चीज़ इसके अंदर दिख रही है ना, हर चीज़ का अपना एक मीनिंग है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये देखोगे, ये कौन है? ये स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है, राइट। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, है ना। और ये लोग जो मार्च कर रहे हैं, ये लाइन में लगे हुए हैं, ये कहा जा रहा है ये लिबर्टी के साइड आगे बढ़ रहा है, मतलब कि ये चाहते हैं कि क्या मिले, इन्हें भी फ्रीडम मिले। ओके, तो ये उसके मतलब जो आपके स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है, फ्रीडम जो ये चाहते हैं, उसके सामने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, कुछ ऐसा रेवोल्यूशन हो रहा है, रिवॉल्ट हो रहा है, जिसके कारण वो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पास आते जा रहा है। साथ के साथ में आप इधर देखोगे ग्राउंड पे, अगर आप फोकस करोगे तो ग्राउंड पे बहुत सारी चीजें टूटी हुई पड़ी हुई है। तो ये जो टूटी हुई चीजें है ना, ये कुछ नहीं है, ये मोनार्की सिस्टम के जो सिंबल्स है ना वो टूटे हुए पड़े, जैसे कि राजा का सिंहासन हो गया आपका, ठीक है, और मुकुट हो गया। तो ये सारी चीजें उन्होंने क्या करा है, तोड़ के फेंक दिए कि अब हमें मोनार्की सिस्टम नहीं चाहिए, अब हमें खुद की जैसा हम नेशन चाहते हैं हमें वो चाहिए। ठीक है, तो वो उसलिए क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के साइड। इसके अलावा आप ये ऊपर की साइड देखोगे, यहाँ आपके एंजल्स बने हुए हैं, एंजल्स बनी हुई है, साथ में जीसस बने हुए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये भी इन्हें ब्लेस कर रहे हैं, इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ तुम सही मतलब बोलना चाहिए पाथ पे हो, तुम चलते जाओ, हम भी तुम्हारे साथ हैं। लाइक ओके बच्चा, समझ में आया कि ये इमेज आपको क्या बताना चाह रही है, या जो आपके फेडरिक थे वो इस इमेज के थ्रू क्या बताना चाह रहे थे। ठीक है, इन शॉर्ट में हम बात करें तो उन्हें एक ऐसा नेशन चाहिए जिसके अंदर शांतिपूर्वक चीजें हो, और वो कैसा हो, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक आपका वो कंट्री हो, वो ऐसा वर्ल्ड, कंट्री नहीं, वो पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा चाहते थे। ओके, सब मिलजुल के रहे, वहां कोई कोई किसी से जले ना कोई किसी से लड़ाई करे एंड ऑल। नाउ इसके बाद कुछ डेफिनेशन से हम देख लेते हैं आपकी। यहाँ क्या बात कर रहे हैं, 19th सेंचुरी की बात करी जा रही है। ठीक है, तो 19th सेंचुरी को किससे एसोसिएट किया जाता है? एसोसिएट विद द राइज ऑफ द नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट। जो 19th सेंचुरी है ना, उस टाइम पे आपका क्या हुआ था, नेशनलिज्म और नेशन स्टेट की जो फीलिंग थी वो क्या हुई थी, डेवलप हुई थी। इसलिए 19th सेंचुरी को क्या बोला जाता है, इसको एक तरह से एसोसिएट किया जाता है किसके साथ, राइज ऑफ द नेशनलिज्म। नेशनलिज्म को कैसे राइज किया था और कैसे नेशन स्टेट राइज हुआ था। ओके,
अब यहाँ बात आई आपकी नेशनलिज्म और नेशन स्टेट की, तो अब आप ये सोच रहे हो कि मैम ये तो समझ में आ गया कि वो कैसे राइज हुई, बट व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट, तो आप ये तो समझाइए। डोंट वरी बच्चा, मैं अब आपको वही बताने जा रही हूँ। ओके, सो अब जो आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मीनिंग बच्चा कुछ नहीं होता, जरा सिर्फ इतना होता है आपका कि आपको आपके नेशन को लेके मतलब एक तरह से बोलना चाहिए, आप इमोशनली नेशन को लेके आपके पास भावना है, ठीक है, आपके पास फीलिंग है इमोशनली। अब वो क्या हो सकती है आपकी, जैसे कि मैं अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं और इधर नेशनलिज्म की बात करें, तो पैट्रियोटिक जो फीलिंग्स होती है ना, वो होती है आपकी नेशनलिज्म, ठीक है। The feeling of oneness with the society or the state, love and devotion for the motherland and belief in the political identity of one's country are the basic attributes of nationalism, ठीक है। मतलब कि आपके अंदर oneness की, मतलब कि हम सब एक ही हैं, ऐसी करके क्या होनी चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं हमारे इंडिया का, तो आपको पता है जो हमारी इंडिया वो कितनी डाइवर्स है, राइट। वहाँ बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग और रिलीजन, कास्ट, सब कुछ चीजें देखने को मिलती है। इवन उनकी लैंग्वेज भी कितनी डिफरेंट होती है। उसके बाद भी जब बात आती है ना, आइडेंटिटी की बात आती है, तो हम सब मिलके क्या बोलते हैं कि हम कौन है, हम इंडियन है। भले ही कोई गरीब हो, अमीर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो आपका, ठीक है, और किसी भी बोलना चाहिए इंडिया के किसी भी पार्ट में रहता हो, वो कोई सी भी लैंग्वेज बोलता हो, एट लास्ट वो कहलाता क्या है, वो इंडियन कहलाता। ओके, तो ये जब हम अब प्राउड से बोलते हैं ना वी आर इंडियन, तो ये क्या एक तरह से हमारी नेशनलिज्म के रिगार्डिंग फीलिंग है आपकी। ओके, नाउ अब हम देखेंगे नेशन स्टेट की डेफिनेशन। A state that establish itself as a separate political and geographical entity and function as a complete or sovereign territorial unit, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, आपका जो नेशन स्टेट है, आपका नेशन स्टेट आपका कब बनता है, जब आपके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होती है, ठीक है। जैसे ही आपके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होती है, तो हम एक तरह से बोल सकते हैं, हम क्या बनाते हैं, एक स्टेट बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक हमारी सेपरेट पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, ज्योग्राफिकल एंटिटी होती है, जिसको हम पूरा उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से नेशन स्टेट बोलते हैं। जैसे कि हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया की हमारी एक पॉलिटिकल बाउंड्री है ना, कि जम्मू कश्मीर के उस साइड से कोई दूसरा देश लग जाएगा, अगर हम साउथ के उस साइड गए तो वो फिर पानी वानी आपका मतलब समुद्र एंड ऑल आ जाता है, उसके बाद फिर कोई और कंट्री आ जाती है, लाइक दिस। तो एक क्या है, एक तरह से आपका बोलना चाहिए, एक तरह से आपका क्या है, पॉलिटिकल एज वेल एज आपकी ज्योग्राफिकल एंटिटी है, और उसके अंदर क्या आपकी नेशनलिज्म की जब फीलिंग डेवलप हुई है, तभी हमने क्या किया है, नेशन स्टेट एक बनाया है। ओके बच्चा, समझ में आया आपको। नाउ मॉडर्न स्टेट की अगर हम बात करें, तो स्टेट इन विच सॉवरेनिटी इज एक्सरसाइज बाय सेंट्रलाइज पावर ओवर अ स्पेसिफिक टेरिटरी एंड पॉपुलेशन। मॉडर्न स्टेट की बात करें तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, वो एक इस टाइप का स्टेट है इन विच सॉवरेनिटी इज एक्सरसाइज, क्या किस चीज का एक्सरसाइज किया जाता है, किस चीज को वह माना जाता है, तो सोवरेनिटी को माना जाता है। और जो मेन पावर होती है वो कहाँ होती है, सेंट्रलाइज पावर होती है, जो किसके ऊपर होती है, स्पेसिफिक टेरिटरी और पॉपुलेशन के ऊपर होती है। जैसे कि अगर हम वही इंडिया की बात करें, तो ऑब्वियसली बात है, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, ठीक है, तो जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो इंडिया के ऊपर ही अपने मतलब एक तरह से जो भी उसके पावर्स एंड ऑल होंगे, वो इंडिया के ऊपर ही लागू होंगे, राइट। इसके अलावा अगर हम सोचे कि जो इंडिया के रूल्स हैं वो यूएसए पे लागू हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो क्या है, एक तरह से आपकी एक स्पेसिफिक टेरिटरी और एक जो स्पेसिफिक आपकी पॉपुलेशन है, उसके ऊपर ही क्या होता है, आपका एक्सरसाइज किया जाता है जो पावर, उसको हम मॉडर्न स्टेट बोलते हैं। ओके, नाउ अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट गवर्नमेंट। एब्सोल्यूट गवर्नमेंट कुछ नहीं होता बच्चा, एक तरह से ये भी मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके अंदर क्या होता है आपका, कि किसी एक के हाथ में, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि किसी एक के हाथ में चीजें हो जाना, ठीक है। तो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जो पावर है ना, वो सिर्फ किसी एक के हाथ में होना, राइट। जैसे कि अगर अभी के हम मॉडर्न गवर्नमेंट की हम बात करें, तो ऐसा नहीं होता, पावर हमारे यहाँ क्या है, डिवाइड की गई है। हमने देखा था, आपने हमारे पॉलिटिक्स में पढ़ा था कि आपकी जो है ना वैसी पावर्स जो होती है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड की जाती है, ठीक है। बट अगर हम एब्सोल्यूट की बात करते हैं, तो एब्सोल्यूट के अंदर क्या होता है कि पावर सिर्फ किसी एक के हाथ में होती है। जैसे कि राजा महाराजा हो गए, उन्हें जो करना है वो करेंगे, जैसा उन्हें पनिशमेंट देना है, किसी को नहीं देना है, वो अपनी मर्जी से हर काम करते हैं। क्यों, क्योंकि पूरी पावर किसके हाथ में होती है, सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक ही इंसान के हाथ में होती है, इसलिए। So our system
of government wherein limitless power are vested in a single person or body. It is a monarchical form of government in which the ruler is the absolute authority and is not answerable to anybody. उसके पास ही पूरी पावर होती है और उसको इस चीज़ का आंसर देने की भी ज़रूरत नहीं होती कि मैंने ऐसा क्यों किया या मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ. ओके, नाउ अब यहाँ से क्या बोला जा रहा है आपका कि जैसे कि हमने क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था बच्चा, हमने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन कौन से मतलब कैसे आपका रिवॉल्ट किया गया, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी. अब वो पढ़ने के बाद हमें क्या मिला था, फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 की हम बात कर रहे हैं, वॉज दी फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म. जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वहाँ से आपको सबसे पहला या बोल सकते हैं फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन मिला था नेशनलिज्म का, या फिर हम बोल सकते हैं जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी ना वो कहाँ से डेवलप हुई थी आपकी, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ना वहीं से ये फीलिंग डेवलप हुई थी. ठीक है, नाउ steps taken by French revolutionary to create a sense of collective identity among the French people. अब जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन उस टाइम पे हो रहा था तो क्या हुआ था, जो वहाँ के रिवोल्यूशनरीज थे उनने क्या किया, उनने कुछ स्टेप ली. किसके लिए स्टेप ली, उन्होंने कुछ स्टेप ली जिसके कारण वो फ्रेंच पीपल के बीच में एक बोलना चाहिए क्रिएट कर सके सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को. ठीक है, जैसे कि हम अगर हमारी बात करते हैं तो भले ही कोई मुस्लिम हो, कोई हिंदू हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, लेकिन सबको बोलेंगे क्या, हम इंडियन बोलेंगे. राइट, क्यों, क्योंकि हमारे सबने क्या किया गया है, एक सिंगल आइडेंटिटी को हमने क्या किया, शेयर किया हुआ. वैसे ही जो फ्रेंच के रेवोल्यूशनरी थे उनने भी क्या किया था, उनने भी क्रिएट करा था क्या, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी. किसके बीच में, फ्रेंच पीपल के बीच में. नाउ अब इसके हम पॉइंट्स देखते हैं कि ऐसा उनने क्या क्या करा था. ठीक है, तो आपका फर्स्ट पॉइंट है स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड एंड रीनेम नेशनल असेंबली. सबसे पहले क्या किया गया, जैसे कि हमने ये फ्रेंच रेवोल्यूशन कर रहे थे तब भी हमने देखा था कि जो स्टेट जनरल था आपका, ठीक है, पहले जो उनकी असेंबली हुआ करती थी स्टेट जनरल हुआ करता था, तो वो क्या करता था, वो जो आपकी थर्ड स्टेट रहती थी उसकी बात तो सुनता नहीं था, तो इसलिए उनने क्या किया, उसको हटा दिया, मतलब उसको हटा दिया या बोल सकते हो उसको इलेक्ट किया गया और उसका जो नाम था उसको रीनेम किया गया. ठीक है, तो स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड. अब जो वहाँ रिप्रेजेंटेटिव बनते थे या लीडर्स चूज किए जाते थे तो वो इलेक्ट करके किए जाते थे. ओके, तो स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड एंड रीनेम, उसका रीनेम हो गया और क्या रखा गया, नेशनल असेंबली रखा गया. न्यू हिम्स कंपोज एंड ओथ टेकन एंड न्यू फ्रेंच फ्लैग. और फिर क्या किया गया उनका, ठीक है, उनने नेशनल असेंबली बना ली इलेक्शन के थ्रू. अब उनने क्या किया, जो गाने होते हैं थोड़े से आपके पैट्रियोटिक सॉन्ग होते हैं वो कंपोज किए गए, ओथ ली गई, मतलब कि कस्में खाई गई, और जो उनका न्यू फ्रेंच फ्लैग था उसको भी क्या किया गया, नया बनाया गया. ठीक है, फर्स्ट में क्या किया गया, स्टेट जनरल जो था उसको इलेक्ट किया गया और उसका नाम रीनेम करके नेशनल असेंबली रखा गया बच्चा. सेकेंड चीज में क्या किया गया, न्यू हिम्स बनाए गए, कंपोज किए गए और ओथ ली गई, और साथ के साथ में न्यू फ्रेंच फ्लैग भी क्या किया गया, बनाया गया. थर्ड, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम. जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको भी क्या कर दिया, उन्हें सेंट्रलाइज कर दिया. एंड इसके बाद फोर्थ, अब क्या था, उनने एक नया आइडिया लेके है आए, जैसे कि हमारे इंडिया को हम मातृभूमि बोलते हैं या फिर हम बोल सकते हैं हम मदर इंडिया बोलते हैं, मदरलैंड बोलते हैं, मदर इंडिया बोलते हैं. वैसे ही फ्रेंच के अंदर क्या बोला जाता है, ला पैत्रे बोला जाता है. इसका मतलब होता है वो फादरलैंड है. ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, आइडिया ऑफ ले पैत्रे बोला जाता है. इसका मतलब होता है द फादरलैंड एंड ले सिटोइन का मतलब होता है आपका सिटीजन. ठीक है, तो सिटोइन को हम किसके लिए यूज करते हैं, सिटीजन के लिए यूज करते हैं. ये जो वर्ड है आपके सिटोइन एंड ले पैत्रे, ये आपके फ्रेंच वर्ड है. इनका अगर हम इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं तो पैत्रे का मीनिंग होता है फादरलैंड एंड सिटोइन का मीनिंग होता है आपका सिटीजन. तो ये आइडिया लेके आए. ठीक है, नाउ फिफ्थ, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट मेजर वर इंट्रोड्यूस. अब क्या किया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम भी लेके आया गया. ठीक है, पहले क्या होता था, इनके यहाँ यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं चलता था, सब लोग अलग अलग चीजों को करते थे, तो उसको हटा के इनने क्या किया गया, एक यूनिफॉर्म सिस्टम लेके आए. इंटरनल कस्टम ड्यूटी एंड ड्यूज आर अबॉलिश. अब जैसे कि मैंने बताया आपका यूनिफॉर्म सिस्टम में इनके यहाँ क्या होता था, यूनिफॉर्म सिस्टम में बच्चा की जैसे कि मान के चलो अगर डिफरेंट इनके स्टेट है तो
एक जगह एक प्रॉपर है ना वेट की वैल्यू नहीं होती थी, ठीक है, सब जगह डिफर करती थी। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम आज बोलते हैं कि 1 किलो चावल चाहिए, ठीक है, तो 1 किलो आपको चावल चाहिए तो आप भैया कहीं से भी ले लो, तो वो आपको 1 किलो ही चावल आएंगे। बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसका जो प्राइस है वो डिफर करेगा, लेकिन 1 किलो का मतलब 1 किलो ही होता है, ठीक है। बट उस टाइम पे क्या होता था, ये डिफर होते थे, ठीक है, सब ये जो वेट्स एंड मेजर जो करे गए थे वो डिफर होते थे, तो उसको क्या कर दिया गया, एक तरह से यूनिफॉर्म सिस्टम कर दिया गया। जैसे कि आज है 1 किलो का मतलब 1 किलो। दर्जन की बात करते हैं तो हमें पता है दर्जन के अंदर 12 चीजें आती है लाइक दिस, तो उन्होंने क्या कर दिया था, यूनिफॉर्म कर दिया। अब इसके अलावा क्या होता था उनके यहाँ कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज लगती थी बच्चा, ठीक है, इंटरनली क्या लगती थी, कस्टम ड्यूटी लगती थी, तो उसको भी क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। एंड ड्यूज आर अबॉलिश। जो इंटरनल मतलब कि आप एक, जैसे कि मान के चलो आप भोपाल से, आप मध्य प्रदेश में रहते हो, भोपाल से आप इंदौर जा रहे हो, ठीक है, भोपाल से अगर आप इंदौर जा रहे हो कुछ सामान लेके, तो उसमें आपको पैसे देने की क्या जरूरत है ना, तो वहां भी इनको क्या करना पड़ता था, इंटरनल कस्टमर ड्यूटीज एंड ड्यूज देने पड़ते थे, जिसको क्या कर दिया गया था, यहाँ अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि वो बताना चाहते थे कि हम पूरे एक नेशन है, जब हम पूरे एक नेशन है तो हम क्यों देंगे ड्यूटीज एंड ऑल। नाउ 7 जो स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगेन सिटिंग अप जबोकिन क्लब। जैसे कि मैं आपको 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर बता चुकी थी कि कैसे वो मिडिल क्लास के लोग जो थे, उनने जो एजुकेटेड लोग थे उनने एक क्लब खोला था, ये कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ था आपका जबोकिन क्लब करके। तो उसी के बारे में यहाँ बोला जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स थे या फिर और भी अदर मेंबर थे आपके जो कि एजुकेटेड थे मिडिल क्लास फैमिली से, उनने क्या किया, उनने भी जब वो क्या बोलते हैं जकोबिन क्लब जो था उसका क्या किया, स्टार्ट किया। और फिर एट लास्ट जो फ्रेंच थी वो वहां की क्या बन गई, कॉमन लैंग्वेज बन गई ना। ये तो हो गया आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, या उसके अकॉर्डिंग जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, हो रहा था, तो कौन कौन से स्टेप लिए गए जिसके कारण वो एक, जो ये अभी नेशन एक नेशन नहीं कहला रहा था, तो वो एक नेशन के अंदर क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। अब इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि अपन ने 9th क्लास में पढ़ा ही था बच्चा की कैसे जो है ना, फिर उनने क्या किया था, उनकी जब है ना असेंबली, जब उनने है ना फिर से जो उनकी असेंबली बनी थी, तो दो जनों को अलग अलग को बनाया गया था, लेकिन उन दोनों के बीच में भी पटती नहीं थी, लड़ाई होती रहती थी। तो उसका फायदा किसने उठाया था, नेपोलियन ने उठाया था, ठीक है। जो नेपोलियन ने उसका फायदा उठाया था, तो नेपोलियन क्या करने लगा था, फिर से फ्रेंच के ऊपर राज करने लगा था, ठीक है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। अब हम यहाँ ये पढ़ते हैं इसके आगे की स्टोरी कि नेपोलियन, जिसका हम बोलेंगे कि उसने कितने टाइम तक के लिए राज किया है, तो 1799 से लेके 1815 तक उसका रूल चला है फ्रांस पे। नेपोलियन डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी। जैसे नेपोलियन आया, इससे पहले डेमोक्रेसी हुआ करती थी फ्रांस में, अब वो क्या हो गई, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी गई। बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। बट ये जो आपका नेपोलियन था ना, इसके बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे, जो कि आज भी लोग बाग, आज भी बहुत सारी कंट्री के अंदर उसको यूज किया जाता है, ठीक है बच्चा। तो इसने स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड जो होती है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के अंदर इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। बट इसने एक चीज जरूर बुरी की थी कि जो डेमोक्रेसी थी ना, तो डेमोक्रेसी को उसने क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब जो उसने अच्छे काम किए थे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के, तो उसके कारण क्या रिजल्ट निकला कि जो होल सिस्टम था ना, वो ज्यादा रैशनल और इफिशियंट हो गया। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि ये जो आपका नेपोलियन आया था, ठीक है, नेपोलियन, जब नेपोलियन और इनके बीच में जब लड़ाई हुई थी आपकी, तो वाटरलू करके इस ये वॉर हुआ था, उसके अंदर क्या किया गया था, नेपोलियन को मार दिया गया था और वो वहां क्या हो गया था, खत्म हो गया था, राइट। अब हमें देखना है कि ये तो सब हुआ था, लेकिन नेपोलियन जो आया था तो वो कौन से लॉ लेके आया था, हमें वो पढ़ना है। तो इसका नाम नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं हम इसको, जो कि 1804 में आया था। ये हम इसको सिविल कोड भी बोलते हैं। सिविल कोड बच्चा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिटीजन्स के लिए, जो आम जनता रहती है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल था। ओके, तो ये सबसे पहली चीज लेके आया था कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ वाज एस्टेब्लिश। मतलब उसका कहना ये था कोई कुछ भी हो, लेकिन लॉ के सामने सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये अच्छी चीज लेके आया था। सेकेंड चीज, अबॉलिश ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जैसे कि हमने देखा था 9th क्लास में आपके कि है ना,
जो बाय बर्थ से लोगों को क्या किया जाता था, तो प्रिविलेजेस मिलते थे। अगर आप नोबल्टी फैमिली में पैदा हुए हो या फिर आप क्लर्जी मतलब कि चर्च की फैमिली में पैदा हुए हो, तो आपको स्पेशली कुछ प्रिविलेजेस दी जाती थी। तो उसको उसने क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। उसने बोला बर्थ के अकॉर्डिंग कोई भी प्रिविलेजेस आपको नहीं प्रोवाइड की जाएंगे। थर्ड, सिक्योर दी राइट टू प्रॉपर्टी। इससे पहले राइट टू प्रॉपर्टी का वहां कंसेप्ट नहीं हुआ करता था, तो इसने क्या कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी का कंसेप्ट भी ला दिया। अबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, इसने अबॉलिश कर दिया आपका फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम एक तरह से ये होता है, जो भी जमींदार एंड ऑल होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो उनके अंडर काम करते हैं, एक तो उनसे फ्री फोकट में काम करवाते रहेंगे, साथ के साथ में वो जो भी बोलेंगे, वो कुछ भी काम बोलेंगे, तो ये जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं वो मना नहीं कर सकते। वो जो पीजेंट है उनको उनकी हर बात माननी ही पड़ेगी। तो ये आपका क्या होता है, एक तरह से फ्यूडल सिस्टम होता था, जिसको इसने क्या कर दिया, अबॉलिश करवा दिया, खत्म करवा दिया। एंड सेकंड क्या किया इसने, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। जो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थे उसको भी क्या कर दिया इसने, सिंप्लीफाई कर दिया। सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यू वर अबॉलिश। ठीक है, फिर से उसने क्या किया, इसके जो कुछ ड्यूज हुआ करते थे और जो ये सर्फडम, वही आपका एक तरह से स्लेवरी सिस्टम एंड ऑल जो हुआ करता था, उसको भी क्या कर दिया इसने, पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव। जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन लगती थी ना, वो भी क्या हो गई, रिमूव लगे। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं होता, एक तरह से ग्रुप ऑफ पीपल होता है आपका, कि जो क्या करते हैं, एक तरह से सेम काम करते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर भी जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी वो भी क्या कर दी गई, रिमूव कर दी गई। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव। और जो भी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम थे उसको भी इसने क्या किया, इम्प्रूव किया। ओके, देखो कितना अच्छा अच्छा काम किया ना इसने। बट डोंट वरी, ये मत सोचना कि इसने सिर्फ अच्छे ही काम किया था, इसने कुछ बुरे काम भी किए थे। ठीक है, तो वो हम किसके अंदर देखेंगे, ड्रॉबैक के अंदर देखेंगे। नाउ, तो उसका पहला काम क्या था कि नेपोलियन टुक अवे पॉलिटिकल फ्रीडम। उसने सबसे बुरा काम जो किया था ना, तो उसने वो पॉलिटिकल फ्रीडम थी ना, जो डेमोक्रेसी थी ना, उसको ही क्या कर दिया था, छीन लिया था। ठीक है, सेकंड क्या बोला था इसने, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे और साथ के साथ में सेंसरशिप भी ये लेके आ गया था अपने नेशन के अंदर। कैसे टैक्सेशन उसने क्यों बढ़ा दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, वो उसके अंदर बोल सकते हैं एक तरह से बहुत ज्यादा लालच था। वो हर जगह मतलब कब्जा करना चाहता था। ठीक है, तो उसके लिए उसको आर्मी एंड ऑल चाहिए रहता था। तो उस अब आर्मी में लोगों को मतलब आर्मी में ऑब्वियसली बात है, कहीं आपको वॉर करना है तो पैसा तो लगेगा, पैसा लगेगा तो वो कहाँ से लेके आएगा। तो उसने क्या किया, सिटीजन के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। सेंसरशिप भी उसने लागू कर दी। सेंसरशिप क्या होता है बच्चा, सेंसरशिप के अंदर ऐसा होता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट है या कोई भी राजा महाराजा है, उसके खिलाफ आप कुछ नहीं लिख सकते, ना ही उसके खिलाफ आप बोल सकते हो, भले ही वो कितना ही गलत क्यों ना हो, लेकिन आप वो नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो वो एक तरह का क्राइम माना जाता है और आपको पनिशमेंट मिलती है। ओके, नाउ फोर्स पीपल टू ज्वाइन इनटू फ्रेंच आर्मी। ऑब्वियसली बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको सब जगह कब्जा करना था। देन तो ये क्या करता था कि वहां के जो पीपल होते थे ना, उनको फोर्सफुली ज्वाइन करवाता था फ्रेंच आर्मी। ठीक है, जिसके कारण लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। अब हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, कि कैसा नेशनलिज्म इन यूरोप हमारा कैसे बना, कैसा क्या हुआ, वो हम देखते हैं। तो नो नेशन स्टेट वर इन यूरोप बिकॉज ऑफ नॉट कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर। क्या हुआ था जब ये नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी यूरोप के अंदर, उससे पहले यहाँ क्या था, कोई भी जो स्टेट है ना, वो नेशन स्टेट नहीं कहलाता था। क्यों नहीं कहलाता था, क्योंकि सबकी आइडेंटिटी, सबका लैंग्वेज, सबका रहन सहन का तरीका, सब कुछ क्या था, अलग था। किसी को किसी से कोई इतना कोई खास मतलब ही नहीं होता था। ठीक है, तो कोई एक दूसरे को मतलब ये नहीं सोचते थे कि जैसे कि आज हम बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर घूमने गए हो इंडिया के बाहर, या आप इंडिया के बाहर पढ़ाई करने गए हो। ठीक है, आपको वहाँ कोई इंडिया का इंसान मिलेगा तो आपको बहुत खुशी होगी देख के, आप बोलोगे अरे ये तो हमारे यहाँ का इंडिया नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो फीलिंग थी ना, वो नहीं हुआ करती थी। जो कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर वाली फीलिंग थी ना, वो नहीं हुआ करती थी। पीपल रिसीडिंग इन डिफरेंट एरिया स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, क्योंकि जो लोग बाग रहते थे वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में रहते थे और डिफरेंट डिफरेंट क्या आप करते थे, लैंग्वेजेस बोलते थे। इसमें आपका एग्जाम्पल दिया गया है कि कौन से कहाँ कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपकी बोली जाती थी। आपकी कुछ है ना वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती थी, लोग बाग वो बोलना प्रेफर करते थे। और कुछ लोग क्या करते थे, मतलब कुछ फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं, कुछ कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो वो आपकी लैंग्वेज वहाँ बोली जाया करती थी। ओके बच्चा, समझ में आया। किसी ने कोई जैसे कि ये लिखा है पॉलिश लैंग्वेज बोल रहा है कोई, ठीक है, कोई वहाँ की जो मेन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है या बोलना चाहिए लोकल लैंग्वेज है वो बोल रहा है, तो उसके कारण लोगों का कल्चर और लोगों की जो लैंग्वेज है ना, वही सेम नहीं हुआ करती थी। ठीक है, नाउ
द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, अब ये तो ठीक है, हमारा ये सब चल रहा था कि क्या बोलना चाहिए आपका, अपन ने लास्ट वाले स्लाइड में क्या देखा था, हाँ कैसे नेशनलिज्म एंड यूरोप एंड ऑल हो रहा है, हमने वो तो देख लिया आपका कैसे हो रहा था, क्या हो रहा था। अब इसी के टाइम पे क्या हुआ, आपकी एक सोसाइटी हुआ करती थी एरिस्टोक्रेसी करके, और दूसरी उसी बीच में आपकी एक न्यू मिडिल क्लास सोसाइटी क्या होने लगी दिन पे दिन, मतलब एक तरह से बोलना चाहिए नई सोसाइटी डेवलप होने लगी। ओके, सो अगर हम एरिस्टोक्रेसी की बात करें तो एरिस्टोक्रेसी के लोग कैसे हुआ करते थे, एक तो उन लोगों को बोलते थे एरिस्टोक्रेसी का मतलब ही होता है अमीर लोग। ठीक है, तो ये वो लोग हुआ करते थे जिनके पास खुद के घर, खुद का क्या बोलना चाहिए, खुद के घर, खुद की लैंड सब हुआ करती थी। ठीक है, तो वो इस कैटेगरी में आते थे। और साथ के साथ में एक चीज और होती थी, यहाँ कंपलसरी होता था कि वो लोग क्या बोलते थे, वो फ्रेंच लैंग्वेज ही बोलते थे। ठीक है, कंपल्शन क्या मतलब कि एक तरह से ये बोला जाता था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहा है मतलब कि वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है, उसका एक ओहदा ही अलग हुआ करता था। ठीक है, जैसे कि अगर हम हमारे इंडिया में बात करें जिसको इंग्लिश अच्छे से आती है तो उसको थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाता है, राइट, तो वैसे ही वहां हुआ करता था। और साथ के साथ में इनका एक और चीज हुआ करती थी, ये फ्रेंच लैंग्वेज तो बोलते थे लेकिन ये अपने ही लोगों के बीच में क्या करते थे, शादी करते थे। ठीक है, जो कनेक्ट रहने का इनका ये एक तरीका रहता था, वो क्या करते थे, वो किसी जैसे कि अगर एरिस्टोक्रेसी वाला है ना, तो वो न्यू मतलब जो मिडिल क्लास है ना उसमें जाके शादी नहीं करेंगे, वो क्या करते थे, उनके ही जो थोड़े बहुत जो जितने भी जने रहते थे उसी के बीच में उनकी शादी वादी कर दी जाती थी, जिसके थ्रू क्या करते थे वो लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे। न्यूमेरिकली आ स्मॉल ग्रुप, अगर हम इसको में बात करें कि न्यूमेरिकली की अगर हम बात करें तो इधर की पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी। ठीक है, किसकी, एरिस्टोक्रेसी की मैं बात करें तो एरिस्टोक्रेसी वाले जो लोग थे उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी। ओके, नाउ इसके अंदर एक और आपकी बोलना चाहिए एक और क्लास आती है पीजेंट्री। पीजेंट्री के अंदर क्या होता था, इधर मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, वहां 10 से 20% पॉपुलेशन होती थी, यहाँ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन आपको पीजेंट्री के अंदर ही देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका क्या हुआ, मिडिल क्लास, जैसे कि मैंने बताया कि बीच में आपका मिडिल क्लास भी क्या होने लगा, डेवलप होने लगा, ग्रो होने लगा। तो न्यू सोशल क्लास इमर्ज विद द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस। ठीक है, कि अब क्या होने लगा, जो न्यू सोशल क्लास थी वो भी क्या होने लगी, इमर्ज होने लगी। कैसे इमर्ज होने लगी, जैसे जैसे आपके टाउन की ग्रोथ होती गई और कमर्शियल क्लासेस जो इमर्ज होने लगी तो उसके कारण आपकी जो न्यू मिडिल क्लास है वो भी क्या होने लगी, आपकी डेवलप होने लगी। इसके अंदर मैक्सिमम लोग कैसे होते थे एजुकेटेड क्लास वेयर आइडिया ऑफ नेशनलिटी गेन पॉपुलरिटी। अब ये जो लोग होते थे वो क्या होते थे, पढ़े लिखे होते थे, एजुकेटेड होते थे, जैसे कि मान के चलो कोई बिजनेसमैन हो गया या फिर कोई टीचर एंड ऑल हो गए, इसके अलावा आपके है ना क्या बोलना चाहिए डॉक्टर्स एंड ऑल हो गए, तो वो इस कैटेगरी में आते थे वो सारे लोग। ठीक है, तो ये जो एजुकेटेड क्लास थी इधर क्या होने लगा, जो नेशनलिस्ट का आपका बोलना चाहिए आइडिया वो क्या होने लगा दिन पे दिन और फेमस या और पॉपुलर होने लगा। ओके, नाउ अब हम देखेंगे व्हाई डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। देखा हमने कि वो कैसे तीन टाइप की क्लास थी आपकी, हमने पहले देखा था एरिस्टोक्रेसी क्लास आपकी, उसमें कैसे क्या करते थे वो, उसके बाद हमने पीजेंट्री देखा और थर्ड हमने हमारी क्या देखा, जो मिडिल क्लास सोसाइटी आई थी वो देखा हमने। ठीक है, अब जो आपका इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। जो लिबरल नेशनलिज्म है वो किस चीज को स्टैंड करता है, ठीक है, वो किस चीज को बताता है। सो लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ। अगर हम लिबरलिज्म की बात करते हैं तो लिबर्टी का मीनिंग ही होता है आपका फ्रीडम। तो यहाँ भी यही बोला जा रहा है कि सबको अपनी फ्रीडम मिलनी चाहिए, साथ के साथ में आप लॉ के सामने क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ लिबरल नेशनलिज्म का मीनिंग क्या बोला जा रहा है कि लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, सबका अपना अपना फ्रीडम होना चाहिए, इंडिविजुअली फ्रीडम होना चाहिए, और साथ के साथ में उनके अंदर क्या होना चाहिए, इक्वलिटी भी उनको देनी चाहिए। ठीक है, द एंड ऑफ द एटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस। अब क्या हुआ, जैसे ये चीजें आने लगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये बोल ही रहे हैं कि फ्रीडम देना चाहिए और सबको इक्वल मानना चाहिए, तो यहाँ आके क्या होने लगा, आपका जो एटोक्रेसी का आपका रूल चलता था, यही जो ये लोग नोबल्टी लोग होते थे, जो बहुत अमीर लोग होते थे, वो क्या करते थे, वो अपना ही अलग बेनिफिट देते थे। ठीक है, वो और जो इनको क्लरिकल प्रिविलेज दी जाती थी, जो उनको बर्थ के अकॉर्डिंग उनको प्रिविलेजेस दी जाती थी, जैसे कि इनको टैक्स भरने की भी जरूरत नहीं है, इनको पनिशमेंट भी नहीं मिलती थी लाइक दैट, तो वो सारी चीजें क्या होने लगी, अब दिन पे दिन खत्म होने लगी। ओके,
नाउ आ कॉन्स्टिट्यूशन, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था इसका, जैसे कि हमने इससे पहले क्या देखा था आपका, वेट, ठीक है, हमने लिबरल नेशनलिज्म का देख लिया हमने। इसके बाद आपका क्या बताया जा रहा था, इसके साथ साथ क्या हुआ, ये तो चला ठीक है, जो आपका ऑटोक्रेसी था आपका, ठीक है, और इसके अलावा जो ये सारी चीजें थी उनको है ना क्या करने लगे, वो एंड होने लगी वो, ठीक है। बट इसके अलावा और क्या क्या चीजें स्टार्ट हुई वो भी हमें देखना है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। अब क्या होने लगा, जो राजा महाराजा का दौर चला आ रहा था वो क्या होने लगा, धीरे धीरे एंड होने लगा, और अब क्या स्टार्ट हो गया आपका, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट स्टार्ट की गई थ्रू पार्लियामेंट। इसके अलावा इन इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड एंड कैपिटल। अब ये तो ठीक है कि आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आ गई थ्रू पार्लियामेंट। इसके अलावा जो इकोनॉमिकली भी अगर हमने देखा, इकोनॉमिकल स्फीयर से भी अगर हम देख रहे थे तो उसके अंदर भी हमें फ्रीडम मिली, मार्केट की फ्रीडम मिली, या फिर जो हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स या कैपिटल हम लेके जाते थे या कोई भी बिजनेस करते थे तो उस पर जो टैक्स लगता था वो भी क्या कर दिया गया, वो भी हटा दिया गया, ठीक है। तो आप देखो दिन पे दिन कितना अच्छा होता जा रहा था वहां, ओके। अब क्या बोला जा रहा है आपका, एक और चीज होती थी जोलवेरियन करके, एक आपका टैरिफ बैरियर हुआ करता था, एक टाइप का टैक्स हुआ करता था, उसको भी क्या कर दिया गया, उसको भी, उसकी नंबर ऑफ करेंसी कितनी थी उस टाइम पे, समथिंग 30 समथिंग हुआ करती थी, 28 या 30 हुआ करती थी, उसको भी रिड्यूस करके कितने कर दिया गया, सिर्फ 2 पे कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि मान के चलो, अगर आप इंडिया के अंदर की अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, आप एक सिटी से दूसरी सिटी गए और आपने देखा कि एक सिटी से आप दूसरी सिटी गए हो और करेंसी चेंज हो गई, ठीक है, तो आप कैसे उसको डील करोगे, कितनी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो वहां भी यही हुआ करता था। तो उनने क्या किया, जो बहुत सारी टाइप की करेंसी चलती थी ना उनको क्या कर दिया, उनने हटा दिया और सिर्फ 2 ही करेंसी उनने रहने दी। ओके बच्चा, समझ में आया? तो जो जोलवेरियन आपका टैक्स हुआ करता था उसको भी क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। नाउ a new conservatism after 1815, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या न्यू कंजर्वेटिव आए आफ्टर 1815 के बाद, क्या क्या न्यू चीजें आई आपकी कंजर्वेटिज्म के बारे में स्पेशली हम पढ़ रहे हैं। बिलीव दैट एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व विद द चेंज इनिशिएटेड बाय नेपोलियन। अब क्या हुआ करके, इससे पहले जो कंजर्वेटिव लोग हुआ करते थे, जो उनकी सोच हुआ करती थी, तो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हुआ करती थी, वो नए चेंजेस लाने ही नहीं चाहते थे। तो वो लोग क्या करते थे, वो नए चेंज नहीं लेके आना चाहते थे। लेकिन जब 1815 तक जो भी इनका रिवॉल्यूशन सबने है ना क्या बोलते हैं, रिवॉल्ट किया, ठीक है, ये प्रोटेस्ट किया, ये सारी चीजें की, उसके बाद लोगों को समझ में आया या वहां की सोसाइटी को ये चीजें समझ में आई, एंड देन ये क्या करने लगे, ये भी बिलीव करने लगे दैट एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व। कैसी होनी चाहिए, शुड बी प्रिजर्व विद द चेंज इनिशिएटेड बाय नेपोलियन। ओके नाउ अब इसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें तो चली रही थी आपकी। उसी टाइम पे क्या हुआ, आपका ट्रिटी ऑफ वेना साइन किया गया, ठीक है। ट्रिटी ऑफ वेना के अंदर क्या किया गया, वो कब साइन किया गया था, 1815 के अंदर ये साइन किया गया था, जिसके अंदर क्या किया गया था, बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस। इससे पहले हमने देखा था क्या हुआ था बच्चा, कि आपका क्या बोलते हैं, पहले आपकी बर्बन डायनेस्टी ही रूल करती थी। हमने देखा था बर्बन डायनेस्टी का आपका लुइस 16 जो थे वो मेन रूल कर रहे थे, राइट। अब वो रूल कर रहे थे, लेकिन फिर जैसे ही आपका है ना जो वहाँ की नेशनल असेंबली एंड ऑल थे, उनने उनको हटा दिया था, सब कर दिया था। उसके बाद आपका नेपोलियन आ गया, फिर उनके बीच में भी लड़ाई एंड होने लगी, फिर आपका नेपोलियन आ गया। नेपोलियन आने के बाद फिर से कंजर्वेटिव जो कंजर्वेटिज्म थे, जो कंजर्वेटिव लोग थे, वो फिर से आ गए, ठीक है। अब जब वो फिर से आए तो उनके बीच में क्या हुआ, एक ट्रिटी साइन हुई थी आपकी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हुआ था, जो नेपोलियन था वो एक अकेला था, बाकी की ये 3 कंट्रियां थी, इन एक साइड 3 कंट्रियां थी और एक साइड आपका कौन था, नेपोलियन था। इनके बीच में लड़ाई हुई थी, जब इनके बीच में लड़ाई हुई थी, वॉर हुआ था, जिसको वाटरलू वॉर बोलते हैं। वो जब हुआ था तो क्या हुआ था, नेपोलियन मारा गया था। जैसे ही नेपोलियन मर गया था तो जो आपका कंजर्वेटिज्म था वो फिर से दोबारा आ गया था उसके अंदर। उसी के तहत क्या हुआ था, आपका ट्रिटी ऑफ वेना साइन हुआ था 1815 के अंदर, ठीक है।
अब इस टाइम पे क्या होता है, जो बर्बन डायनेस्टी को उनने राजा महाराजों को जो उठा के फेंक दिया था, मतलब कि वो अब एक तरह से हमने देखा था कि डेमोक्रेसी आने लगी थी, चीजें होने लगी थी। तो अब फिर से क्या हुआ, जैसे नेपोलियन मर गया, खैर नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को हटा दिया था, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इसके बाद जो बर्बन डायनेस्टी थी ना, उसकी पावर फिर से क्या हो गई, रिस्टोर हो गई, फिर से उनकी पावर आ गई फ्रांस के अंदर। ओके, a series of state created on the French boundary for preventing French expansion in future। और फिर क्या किया गया आपका, a series of state created, सीरीज ऑफ स्टेट क्या किया गया, क्रिएटेड किया गया ऑन दी फ्रेंच बाउंड्री, जिसके कारण वो क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके फ्रेंच को एक्सपांड करना इन फ्यूचर। ओके, जर्मन कॉन्फेडरेशन वाज लेफ्ट अनटच्ड, और इसमें से भी हमने देखा था कि इसको जो नेपोलियन था ना, उसको बहुत सब जगह पे कब्जा करना होता था, उसमें से जो इसका एक जगह थी जर्मन कॉन्फेडरेशन करके था, उसको किसी ने भी क्या नहीं किया, टच नहीं किया। ठीक है, जब ये लोगों की लड़ाई हुई थी, जब वॉर हुआ था, तो इनने क्या किया था, इन लोगों ने चीजें बांट ली थी। ठीक है, जो 3 कंट्री थी ना, किसी ने कुछ ले लिया था, किसी ने कुछ ले लिया था, लेकिन जो जर्मन का कॉन्फेडरेशन था उसको किसी ने भी टच नहीं किया था, वो वैसा का वैसे ही था। मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्की दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। अब जो मेन इंटेंशन था वो क्या हो गया, रिस्टोर हो गया मोनार्की का, जब क्या करा गया, जो क्या करा गया था का नेपोलियन के थ्रू उसको बाहर कर दिया गया था, वो क्या हो गया, रिस्टोर हो गया मोनार्की पावर को। ठीक है, नाउ द रिवोल्यूशनरीज। ठीक है, अब हमें देखना है, वो तो ठीक है कि ये सारी चीजें हो रही थी कि क्या क्या किया, कौन कौन सी कंजर्वेटिव चीजें आई, कैसे क्या हुआ, लेकिन ये भी तो हमें पता है कि अगर रिवोल्यूशन हो रहे थे तो वो कौन कर रहा था, तो हमें उन रिवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ना है। A commitment to oppose monarchical form that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom। ठीक है, अब क्या हुआ, एक तरह से कमिटमेंट किया गया किसके खिलाफ, मोनार्की फॉर्म जो उसके खिलाफ कमिटमेंट किया गया, एक पार्टी बनाई गई और उनने क्या स्टार्ट कर दिया, फ्रीडम और लिबर्टी के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो काम कर रहे थे, जो लड़ाई का काम कर रहे थे, जिनको फ्रीडम चाहिए थी अपने लिए, रिवॉल्यूशन कर रहे थे, उन्हीं को उन्हें क्या बोला, रिवॉल्यूशनरीज बोला है आपका ना। जिसके अंदर एक आपके हुआ करते थे गिस्सिपी मैजिनी करके हुआ करते थे। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी कहलाए, और उसके ऊपर आपका क्वेश्चन भी बहुत सारे आ जाते हैं। इनका जो बॉर्न है वो कब हुआ था बच्चा, 18 पेन कहाँ गया, हाँ 1807 के अंदर हुआ था। ठीक है, गेउना करके एक जगह थी, वहां इनका बोर्न हुआ था 1807 के अंदर। आ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरिया। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, ये एक सीक्रेट सोसाइटी करके आपका एक क्लब बोलो या पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके क्या थे, ये मेंबर हुआ करते थे। साथ के साथ में ये फाउंडेड यंग इटली इन मर्सले, यंग यूरोप इन बर्ने। ठीक है, अब इनने ये तो ठीक है, हमने देख लिया इनकी सीक्रेट सोसाइटी करके भी एक सोसाइटी, उसके भी मेंबर हुआ करते थे। साथ के साथ में इनके 2 और ग्रुप हुआ करते थे, एक तो यंग इटली और एक यंग यूरोप, उसमें भी ये क्या करते थे, उसके भी ये मेंबर हुआ करते थे। इवन ये बोला इनने क्या की थी, फाउंड की थी उसे। बिलीव इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इनटू अ रिपब्लिक। इनका मेन एम क्या था, जो इटली है उसको क्या कर सके, ये यूनिफॉर्म कर सके, यूनिफिकेशन कर सके उसका, और किसके अंदर, रिपब्लिक के अंदर। ओके, मतलब वो एक तरह से नेशन स्टेट बनाना चाहते थे इन शॉर्ट। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, अब हम देखेंगे एक टाइम पीरियड ऐसा था जिसको, अगर जिसके हम टाइम की बात करें 80 से 30 से लेके 1848 तक, इसको क्या बोला जा रहा है, एज ऑफ रिवॉल्यूशन बोला जा रहा है। इसको एज ऑफ रिवॉल्यूशन क्यों बोला जा रहा है बच्चा, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन हुए थे आपके। ओके, सो इसके अगर हम बैकग्राउंड की बात करें कि इसको एज ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे बोला, क्या किया गया, तो इसके पीछे के 2 आइडिया थे। पहला तो क्या था कि लोगों के बीच में उस टाइम तक ये फीलिंग उठ गई थी कि हमें क्या करना है, हमें फ्रीडम चाहिए। ठीक है, जैसे उनके बीच में ये फीलिंग आ गई थी कि हमें फ्रीडम चाहिए, तो उनके बीच में क्या हुआ था, नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो भी क्या होने लगी थी, डेवलप होने लगी थी। ठीक है, तो लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म स्प्रेडिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप सच एज इटालियन एंड जर्मन स्टेट, आयरलैंड एंड पोलैंड। ठीक है, तो यूरोप के और भी जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री थी, वहां भी क्या होने लगी, आपकी जो नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी ना, वो अब फ्रांस में ही नहीं, बाकी की कंट्री के अंदर भी क्या होने लगी, स्प्रेड होने लगी, फैलने लगी।
अब ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी या ये जो लोग बाग को फ्रीडम चाहिए थी, वो उसको लीड कौन कर रहा था? तो ये मिडिल क्लास के जो एजुकेटेड पीपल थे ना, वो क्या कर रहे थे, इसको लीड कर रहे थे। अब इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट रेवोल्यूशन है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसको क्या बोला जा रहा है, इसको बोला ही जा रहा है एज ऑफ रेवोल्यूशन। तो इसके अंदर हमें 2-3 रेवोल्यूशन पढ़ने। जो फर्स्ट रेवोल्यूशन है आपका, वो क्या है? जुलाई रेवोल्यूशन। बर्बन किंग वर ओवरथ्रोन। इस टाइम पे क्या हुआ था, जो बर्बन आपके डायनेस्टी थी, उसको क्या कर दिया था? ओवरथ्रो कर दिया था, उसको फेंक दिया था। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं फेंका था, मतलब जो राजगद्दी जो होती है ना, उससे उसको हटा दिया था। ठीक है, रिवोल्यूशनरी स्टार्ट इन बुर्शले विच लीड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। ठीक है, अब ये जो आपका रिवॉल्यूशन था, वो कहाँ स्टार्ट हुआ था? ब्रुशले करके एक जगह है, वहां स्टार्ट हुआ था, जिनका कहना क्या था? लीड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। जो यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड का जो यूनाइटेड किंगडम है, उससे बेल्जियम क्या होना चाहती थी? अलग होना चाहती थी। वो क्या करना चाहती थी? वो फ्रीडम लेना चाहती थी। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी उससे। तो उसके बारे में इस रेवोल्यूशन के अंदर बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वॉज एस्टेब्लिश एंड लुइस फिलिपे एज इट्स हेड। ठीक है, जैसे ही उनने है ना ये रेवोल्यूशन करा, और वो जो आपका बेल्जियम थी, वो क्या हो गई आपकी? वो उससे अलग हो गई। ठीक है, अलग होने के बाद वहां क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, मतलब कि ठीक है, वहां का राजा रानी तो रहेंगे। ठीक है, क्वीन और किंग ही कहलाएंगे, लेकिन चलेगी किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की चलेगी। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलते हैं, जो कि स्टेब्लिश की गई। और वहां के जो हेड बने, वो कौन से बने? लुइस फिलिप्स वहां के क्या बने? आपके हेड बने। फिलिपी करके थे, वो वहां के हेड बने। नाउ अब हम देखेंगे ग्रीक वॉर। अब हमने जुलाई का तो देख लिया, जुलाई रेवोल्यूशन। अब हम ग्रीक वॉर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्ट इन 1821 इन ग्रीस। ठीक है, वहां क्या बोलते हैं? बेल्जियम की थी, यहाँ ग्रीस की हम बात कर रहे हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1821 में। सपोर्ट बाय ग्रीक वेस्ट यूरोपियन आर्टिस्ट एंड पोएट। अब ये जो ग्रीक वॉर था, ये जो इसके पीछे इंडिपेंडेंस के पीछे लड़ाई कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो उसको किस किस ने सपोर्ट किया था? एक तो ग्रीक के लोगों ने सपोर्ट किया था, साथ के साथ में जो वेस्ट यूरोपियन थे उनने सपोर्ट किया था, और जो आर्टिस्ट एंड पोएट हुआ करते थे ना, उनने भी क्या किया था? इस वॉर को सपोर्ट किया था। ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज साइंड इन 1832। ठीक है, अब ये जो आपका है ना लड़ाई वड़ाई चल रही थी, उस टाइम पे क्या हुआ? एक ट्रिटी आपकी साइन की गई 1832 के अंदर, जिसके अंदर क्या बोला गया? जिसके अंदर ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, जो आप ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल करके जो आपका साइन हुई थी, वो ट्रिटी जो साइन हुई थी, वो उसके अंदर क्या करा गया था आपका? उसके अंदर ये डिक्लेयर किया गया था, जो ग्रीस है अब वो क्या है? इंडिपेंडेंट नेशन है। अब ये सारी चीजें चल रही थी, देखा कि दो जगह है ना, एक तरह से उन लोगों को फ्रीडम भी मिल गई, उनको है ना एक तरह से इंडिपेंडेंट स्टेट भी बोल दिया गया। अब इसी बीच में आपकी कुछ लोगों के अंदर नेशनल की फीलिंग्स, जो फ्रांस है उधर, ठीक है, नेशनल की फीलिंग, रोमांटिक इमेजिनेशन की फीलिंग, रोमांटिक इमेजिनेशन या रोमांटिज्म भी बोला जाता है इसे, उसकी फीलिंग क्या होने लगी? लोगों के बीच में आने लगी। अब बेटा रोमांटिज्म का फीलिंग का मतलब वो लव प्यार व्यार से मत समझ लेना, ये रोमांटिज्म का मीनिंग यहाँ क्या है? देश के रिगार्डिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? अ कल्चरल मूवमेंट दैट रिजेक्ट नेशनलिज्म बाय साइंस एंड रीजन। ठीक है, ये क्या होता है? एक तरह का नेशनल कल्चरल मूवमेंट होता है। ठीक है, सबका एक कल्चर होता है, सबकी एक लैंग्वेज होती है, सब एक दूसरे को मानते हैं। तो ये क्या होता है? एक तरह से कल्चरल मूवमेंट होता है, जो कि क्या किया जा रहा है? रिजेक्ट किया जा रहा है नेशनलिज्म बाय साइंस एंड रीजन। ठीक है, साइंस एंड रीजन होना अपनी जगह बहुत सही है, लेकिन हर चीज में साइंस एंड रीजन नहीं चलता ना। तो लाइक उसमें भी यही बोला जा रहा है कि जो कल्चरल मूवमेंट है वो क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है नेशनलिज्म बाय साइंस एंड रीजंस। इट इंट्रोड्यूस नेशनलिज्म थ्रू पोएट्री एंड आर्ट, स्टोरी एंड म्यूजिक। ये क्या करते थे? लोगों के मन में नेशनलिज्म की जो फीलिंग है ना, उसको कैसे इंट्रोड्यूस करते थे? या तो वो पोएट्री करते थे, गा के, कविता गा के, गाने गा के, या फिर वो स्टोरी के फॉर्म में सुनाते थे, और या फिर वो पेंटिंग एंड ऑल बनाते थे। उसके थ्रू क्या करते थे? लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग को वो डेवलप कर रहे थे। जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्रायड फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री एंड फोक डांस स्पिरिट ऑफ नेशन।
एक आपके जर्मन के फिलोसोफर थे जिनका नाम था जॉन गॉटफायर। उनका कहना ये था जो भी आपका फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री या फोक डांस जो होता है ना, वो क्या होता है, एक नेशन की स्पिरिट होती है। ठीक है, मतलब कि अगर हम जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो कभी हम भी देशभक्ति के गाने सुन लेते हैं हमारे जो इंडिया में बसते हैं, तो हमारे अंदर भी एकदम नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं जाग जाती है। तो वैसे ही उनके साथ हुआ करता था। नाउ एग्जाम्पल की बात करें तो पोलैंड कैप्चर बाय रशिया। पोलैंड क्या बोला था, पोलैंड कैप्चर बाय रशिया आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, पोलिश लैंग्वेज रिमूव्ड एंड रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। अब यहाँ क्या हुआ था, जब आपका रशियन ने कब्जा कर लिया था पोलैंड के ऊपर, तो उसने क्या किया था, जो उनकी लैंग्वेज थी ना उसको क्या कर दिया था, उसको रिमूव कर दिया था। और वहां कौन सी लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया था, रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया था सभी जगह। जब ये किया गया था तो लोगों के मन में भी वो चीज आई थी कि नहीं भैया, हमारी लैंग्वेज थी, हमारी कल्चर था, उनने ऐसे कैसे हटा दिया है ना। और उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, अपना जो बोलना चाहिए उत्साह बढ़ाया और उन्होंने अपने बिहाफ में, मतलब जो अपनी कंट्री है उनके बिहाफ में लड़ाई स्टार्ट कर दी। ठीक है, नाउ अब हम इकोनॉमिक हार्डशिप देखेंगे। ये सारी चीजें चल रही थी, ठीक है, लड़ाई झगड़ा वॉर एंड ऑल चल रहा था, रेवोल्यूशन भी चल रहा था, लेकिन वहीं के वहीं आपकी और भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो कि एक प्रॉब्लम से आपकी इकोनॉमिक हार्डशिप। सो अब इकोनॉमिक हार्डशिप की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या हुआ था, 1830 के टाइम की बात है, वर द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। ठीक है, जो 1830 का टाइम है वो टाइम यूरोप के लिए सबसे बड़ा ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप माना गया है। ओके बच्चा, लेट्स सी ऐसा क्या हुआ था। उसके फैक्टर एंड कॉजेस देखते हैं हम। इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, जो पॉपुलेशन थी वो क्या होने लगी, वहां की इंक्रीज होने लगी। और अब ठीक है, पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही थी, साथ के साथ में रूरल एरिया के अंदर भी है ना, लोगों के पास जॉब नहीं थी, इसलिए वो क्या करते थे, वो माइग्रेट करने लगे सिटीज के अंदर। ओके, वो क्या करने लगे, वो माइग्रेट करने लगे सिटीज के अंदर। इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्टिंग इन पावर्टी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर भी क्या आने लगी, पावर्टी दिखने लगी, पावर्टी आने लगी। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, जो अब जिसके कारण क्या होने लगा, ऑब्वियसली बात है इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर भी चीजें नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की पावर क्या होने लगी, आपकी इंक्रीज होने लगी। अब अनएम्प्लॉयमेंट की पावर इंक्रीज हो रही हो तभी के तभी आपके फूड प्राइस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि तब क्या हो गया था, आपका फूड फेलियर हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था, फूड फेलियर हो गया था, जिसके कारण क्या हो गया, आपका फूड के प्राइस बढ़ रहा है और पहले से अनएम्प्लॉयमेंट है तो लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जा रही थी, और उसी के कारण आपका क्या हो रही थी, पावर्टी भी इंक्रीज होती जा रही थी। ठीक है बच्चा, क्या हुआ, आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसके साथ साथ क्या हुआ, आपका क्या बोलना चाहिए आपका, कि जो है ना गांव के लोग थे, रूरल एरिया में जो लोग रहते थे, वो क्या करने लगे, अर्बन सिटीज के साइड जाने लगे, माइग्रेट करने लगे। क्यों ऐसा करने लगे, क्योंकि जब वो वहां जो काम करते थे वहां क्रॉप फेलियर एंड ऑल हो गया था, तो उनके पास वहां खाने के लिए नहीं हुआ करता था। तो उनने क्या किया, उनने सोचा चलो अब हम सिटी में जाएंगे, अर्बन सिटी में जाएंगे तो वहां हमें कुछ काम धाम मिलेगा और हम वहां जॉब स्टार्ट करेंगे, कुछ अर्निंग करेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी पावर्टी का प्रॉब्लम जा रहा था, और इसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट की पावर थी वो क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी। अनएम्प्लॉयमेंट की तो पावर इंक्रीज हो ही रही थी, तभी के तभी वहां फूड फेलियर हो गया, और क्या हुआ, आपका जो फूड प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगे, जिसके अंदर पावर्टी की प्रॉब्लम है। तो वैसे ही पैसे नहीं है आपके पास और ऊपर से महंगाई भी बढ़ गई। ठीक है, तो क्या होने लगी, आपकी पावर्टी की प्रॉब्लम इंक्रीज होने लगी। अब हमें देखेंगे इसका रिजल्ट क्या निकला। पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टेड विथ रिजल्टेड इनटू अ फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिक गवर्नमेंट। ठीक है, जब ये सारी चीजें देखी, जो लोग थे उन्हें ये एहसास हुआ कि ये जो गवर्नमेंट है वो हमारे कुछ काम नहीं आ रही है, वो हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है, तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, जिसका रिजल्ट क्या निकला कि आपकी रिपब्लिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। ओके, अब हम देखेंगे चेंज मेड बाय न्यू गवर्नमेंट। अब ये जो न्यू गवर्नमेंट बनी है उसने क्या क्या चेंजेस किए। सो वोटिंग राइट टू ऑल मेल अबव 21। सबसे पहला चेंज उसने ये क्या था कि वोटिंग राइट सबको दिए गए थे, मेल। ठीक है, यहाँ विमेन की बात नहीं हो रही, सारे मेल को वोटिंग राइट थे जिनकी एज कितनी हो, 21 के करीब हो। राइट टू वर्क टू ऑल। ठीक है, सबके पास हर कहीं काम करने का, सब जगह काम करने का क्या दिया गया था, राइट दिया था उनने, मतलब कि है ना अपने साइड से भी कुछ बिजनेस एंड ऑल या कुछ जॉब की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई थी, जिसके कारण क्या हो सके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, क्योंकि हमने देखा था कि कितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ गया था।
नेशनल वर्कशॉप वर्क सेटअप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और वहां लोगों ने क्या किया, वहां की जो गवर्नमेंट थी उसने नेशनल वर्कशॉप जो थी उसको भी सेटअप करवाया, जिसके कारण लोगों को क्या मिल सके, एनवायरमेंट मिल सके, सॉरी एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अब हम देखेंगे द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। लिबरल्स का रेवोल्यूशन हम देखते हैं जो कि 1848 में हुआ था आपका। इसको भी किसने लीड किया था, लीड बाय मिडिल क्लास। डिमांड फॉर नेशन स्टेट एंड पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल आर कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एसोसिएशन। ठीक है, उनने क्या किया, उनने जब रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था तो उनने अपनी बहुत सारी डिमांड रख दी थी। इसको लीड किसने किया था, मिडिल क्लास के एजुकेटेड पीपल में लीड किया था। और इनका डिमांड ये था कि हमें एक नेशन स्टेट चाहिए, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल चाहिए, हमें हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारे पास फ्रीडम होनी चाहिए बोलने की या फिर प्रेस की या एसोसिएशन की एग्जैक्ट्रा। ठीक है, ये सारी उनकी डिमांड हुआ करती थी। इन जर्मनी पीपल कम टूगेदर टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, और जितने भी जर्मनी के पीपल थे वो एक साथ हो गए और उनने किसको वोट दिया, जर्मन नेशनल असेंबली को। जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्क सिस्टम टू द पार्लियामेंट। जो जर्मन नेशन था वो किसके थ्रू हेडेड किया गया था, बाय मोनार्क बट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। वहां का हेड कौन होगा, मोनार्क होगा, लेकिन चलेगी किसकी, पार्लियामेंट की। फेडरिक विलियम फोर्थ किंग ऑफ पर्शिया रिजेक्टेड द ऑफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, तो ये आपका जो मोनार्क विथ पार्लियामेंट वाला जो सिस्टम हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क वाला जो सिस्टम हुआ था, तो वहां के जो लोग थे, वहां के जो सिटीजन या वहां के जो लोग थे, उनने क्या किया, वहां का जो राजा था फेडरिक विलियम फोर करके, जो वहां के राजा हुआ करते थे, किंग हुआ करते थे पर्शिया के, तो उनने क्या किया, वहां के लोगों ने उनके पास ऑफर लेके गए। क्या ऑफर लेके गए कि आप राजा ही रहो लेकिन चलेगी किसकी, कॉन्स्टिट्यूशनल के। अब फुल्ली एब्सोल्यूट मोनार्क सिस्टम नहीं होगा, अब कैसा सिस्टम होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सिस्टम होगा। मतलब जो राजा होगा वो एक तरह से नाम का होगा। लेकिन जब ये ऑफर लेके गए तो वो उस राजा ने क्या कर दिया, इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया ऑफर। King with the help of other monarchs suppressed the revolt as the people lost support of the some group like peasant, worker, artisan and women. अब क्या हुआ करके, ये जो किंग थे ना, ये तो बहुत ही चालाक निकले। इनने क्या किया, जो दूसरे मोनार्क के लोगों थे उनके साथ मिल गए। उनके साथ मिलने के बाद उनने क्या किया, क्योंकि उनके साथ मिलने के बाद एक तरह से उनने इनको दबाने, सप्रेस करने की कोशिश की। ठीक है, अब वो कैसे हुआ, क्योंकि जो रिवॉल्ट पहले तो जोर शोरों से चला आपका, ठीक है, कि सारे सब लोगों ने, जो भी मिडिल क्लास के और जो बेचारे गरीब एंड ऑल भी थे, सबने मिलकर आपका रिवॉल्ट किया। लेकिन बाद में ये देखा गया कि ये जो मिडिल क्लास के लोग थे ना, उनने पीजेंट, वर्कर, आर्टिसन और विमेन, इनकी बात ही सुनना बंद कर दी। ठीक है, उनकी वो बात ही नहीं सुनते थे, उनकी बात ही नहीं मानते थे, जिसके कारण इन लोगों ने गुस्सा होकर क्या कर दिया, रिवोल्ट को एक तरह से छोड़ दिया। और वो जो असेंबली बनी थी वो क्या हो गई, उनको इनका सपोर्ट अब नहीं मिल रहा था। ठीक है, जिसके कारण अब इनको इनका सपोर्ट नहीं मिला, तो जिसके कारण क्या हुआ, ऑल दो दी कंजर्वेटिव मोनार्क वर एबल टू सप्रेस दी मूवमेंट। ठीक है, अब जब इन सब ने उनका साथ छोड़ दिया, तो उस असेंबली का साथ छोड़ दिया था, तो अब वापस किसका, मतलब बोलना चाहिए किसकी गवर्नमेंट आने लगी, फिर से कंजर्वेटिव मोनार्क क्या होने लगी, भारी पड़ने लगी या सप्रेस करने लगी मूवमेंट को। ठीक है, पहले नहीं कर पा रही थी क्योंकि पहले सब साथ में थे, जब इनका साथ छोड़ दिया गया तब ऐसा हुआ। अब हम देखेंगे, वो तो ठीक है, वो हुआ, वो मतलब है ना, लोग बाग ने सप्रेस कर दिया, वो गवर्नमेंट चली गई और ये कंजर्वेटिव फिर से आने लगी। लेकिन कुछ चेंजेस देखने को मिले। लेट्स सी क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वाज अबॉलिश। ठीक है, जो सर्फडम और बॉन्डेड लेबर है उसको क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। मतलब कि बॉन्डेड मतलब कि आपसे वो बांधा मजबूरी, क्या बोलते हैं, आपसे काम वाम करवाया जाता, आपका एक तरह से मिसयूज किया जाता है, एक तरह से वो सारी चीजें क्या हो गई थी, आपकी बंद कर दी गई थी कि आपको फ्री फोकट में काम करना है, आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे, या इस टाइप का जो होता है वो क्या कर दिया गया था, उन्हें अबॉलिश कर दिया था। गारंटेड ऑटोनॉमी टू दी हंगरियंस इन 1876। ठीक है, गारंटेड क्या हुआ, ऑटोनॉमी उनको प्रोवाइड कर दी गई। कब, 1867 के अंदर। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब हम तीनों की यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसके अंदर पहला यूनिफिकेशन किसका, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी।
तो इसके अंदर बिस्मार्क जो थे उनने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ द नेशनल यूनिफिकेशन। ठीक है, जो ओटो वन बिस्मार्क जो थे उनने क्या किया, पर्शियन आर्मी के थ्रू और साथ के साथ में जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसके हेल्प से उनने क्या किया, इस मूवमेंट जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी उन्हें करना था उस मूवमेंट को लीड किया। किसके लिए, कि जिसके कारण वो क्या कर सके, नेशनल को यूनिफाई कर सके। ओके, 3 war over 7 year ended in Persian victory and completed the process of unification। ठीक है, इस 7 साल के अंदर 7 वॉर हुए जिसका रिजल्ट क्या निकला, जो पर्शियन थी वो उसकी विक्ट्री हो गई, और पर्शियन की जो विक्ट्री हो गई तो जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का उनका सपना था वो क्या हो गया, आपका पूरा हो गया। ओके बच्चा, केसर विलियम वन ऑफ पर्शिया हेडेड अ न्यू जर्मन एम्पायर, और न्यू जर्मन एम्पायर के जो हेड थे वो कौन बने, केसर विलियम फर्स्ट ऑफ पर्शिया के जो थे उनको क्या बनाया गया, न्यू हेड बनाया गया। न्यू जर्मन एम्पायर वॉज फॉर्म विच वॉज बेस्ड ऑन लीगल एंड जुडिशली सिस्टम। अब जो ये जर्मन का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, ये जो या बोल सकते हैं हमारा न्यू एम्पायर फॉर्म हुआ था, वो लीगल के बेसिस पे था और वहां जुडिशली सिस्टम का भी क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। ओके, नाउ अब हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखेंगे। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट ऑफ विच ओनली सर्डेनिया पेडमोंट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली स्टेट। ठीक है, अब जो इटली थी ना उसकी तो हालत और ज्यादा खराब थी, वो 7 स्टेट के अंदर डिवाइडेड थी। ठीक है, जिसमें से कि सिर्फ एक ही स्टेट ऐसा था जिसपे कौन राज करता था, इटालियन प्रिंसली स्टेट राज किया करता था। इटालियन यूनिफिकेशन प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाय गस्पी मैजिनी बट इट फेल्ड। ठीक है, अब जो ये जो इनका है ना, जैसे कि जर्मन ने हमने देखा था यूनिफिकेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ऐसे ही इटली के अंदर भी इटली को भी यूनिफाई करने का एक तरह से हम बोलना चाहिए रिवॉल्ट बोल लो, प्रोटेस्ट बोल लो, या प्रोग्राम स्टार्ट किया था। किसने किया था, वो क्या बोलते हैं आपके गिस्पी मैजिनी जो थे उनने आपका स्टार्ट किया था, लेकिन वो इसके अंदर सक्सेस नहीं हो पाए। ठीक है, उन्होंने स्ट्रगल बहुत की लेकिन वो उनको सक्सेस नहीं मिली इसके अंदर। देन फिर क्या हुआ, आपका जो चीफ मिनिस्टर थे आपके, ठीक है, उनने क्या किया, आपका कावार करके थे, उनने इस मूवमेंट को लीड किया किसके साथ, जो आपके एक और गिस्पी गारी बाडली करके थे, उनकी हेल्प के साथ उनने इस मूवमेंट को क्या किया, लीड करना स्टार्ट किया। इन 1861 वेक्टर इमोलियन टू वॉज प्रोक्लेम किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। फिर ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब उनने इन लोगों ने अपने हाथ में उसकी बागडोर ले ली इटली की, उनने मूवमेंट को लीड किया, तो उसके बाद क्या हुआ, इटली एक तरह से यूनाइटेड हुई और उसका हेड कौन बने, आपके 1861 के अंदर विक्टर एंड मोली करके थे, वो क्या बने, इनके हेड बने। अब हम देखेंगे आपका यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। इन 1688 इंग्लैंड एस्टेब्लिश एज अ नेशन स्टेट। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, 1688 के अंदर जो इंग्लैंड है उसको क्या बोला जा रहा है, एज अ नेशन स्टेट बोला जा रहा है। इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की। जो इंग्लिश पार्लियामेंट था उसने क्या कर दिया, सीज कर दिया पूरा पावर किसका, मोनार्की का। एंड द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम और ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और ये जो एक्ट उनका एक्ट जो बना था उनका 1707 वाला, उसका रिजल्ट क्या निकला कि आपकी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का क्या हो गया, आपका फॉर्मेशन हो गया। In 1801 आयरलैंड was forcefully taken by the British after the failed revolution। जो रेवोल्यूशन किया था वो फेल्ड हो गया था, तो उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, जो ब्रिटिश थे उनने क्या किया, आयरलैंड को फोर्सफुली अपने अंदर क्या कर लिया, मिला लिया। ओके, A new British nation was founded through a propagation of a dominated English culture। और ये जो न्यू ब्रिटिश नेशन बनाया गया था, इससे पहले हमने देखा था बाकी के जो नेशन बने थे सबके अपनी मर्जी से बने थे। ठीक है, ये जो आपका न्यू नेशन बना था वो क्या किया गया, उसके ऊपर इंग्लिश कल्चर क्या हो रहा था, वो डोमिनेट कर रहा था। ठीक है, बाकी के जो थे आइलैंड वाले थे उनको इनने जो मिलाया था, उनका ना तो उनकी किसी लैंग्वेज को उनको परवाह थी ब्रिटिश वालों को, और ना ही कल्चर को, उनने अपना कल्चर उनके ऊपर थोप दिया, एक तरह से हम बोल सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन। सो नेशन वर पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर। ठीक है, तो इनको क्या बोला जा रहा है, जो
नेशन है उसको एक तरह से फीमेल फिगर की तरह देखा जा रहा है, जिसको एल्गरी बोलते हैं। ओके बच्चा, a female form that has chosen to personific the nation did not stand for any particular woman in real life, rather it sought to give the abstract idea of the nation a concrete form। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, ये जो बोलना चाहिए एक तरह से फीमेल फिगर को चूज किया गया, तो वो किसी रियल लाइफ से विमेन की हमने चूज नहीं किया है, उसको एक तरह से वो एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया माना गया है उसको एक तरह से। In France, the Allegri was christened as Marini, the German Germany become the Allegri। ठीक है, तो फ्रांस में जो उनका नाम है, उनका नाम क्या है, कहाँ गया पेन, हाँ मैरिनिया करके, और जर्मनी वाले का नाम क्या है, जर्मेनिया करके। ठीक है, ये क्या बनी, वहां की एल्गरी बनी ना। ये आपके कुछ सिंबल है, सिंबल में उनका क्या क्या मीनिंग होता है वो मैंने आपका प्रॉपर लिखा हुआ है, तो आप इसको एक बार देख के पॉज करके इनको आप क्या कर सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो, और साथ के साथ में इनका थोड़ा बहुत इस हिसाब से पढ़ना बच्चा कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप इसको कर सको। ठीक है, रीड कर लेना 3-4 बार तो आपको लर्न हो जाएंगे अपने आप। अब हम देखेंगे नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। द बाल्कान, अब क्या हुआ करता था कि वहां एक प्रॉपर पूरा एरिया हुआ करता था। ठीक है, एक पूरा एरिया हुआ करता था, जिसके अंदर अगर हम मॉडर्न डेज की बात करें तो आपके ये जो इतने सारे कंट्रीज है ना, ये पूरे आते थे। ठीक है, जैसे रोमेनिया हो गया, बल्गेरिया हो गया, अल्बेनिया हो गया, ये जो सारी कंट्री होती थी ना, वो इस एरिया के अंदर आया करती थी। जैसे कि अगर हम पहले पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया में पहले जो पाकिस्तान वाला एरिया था वो भी हमारे इंडिया में आता था, बट अब वो नहीं आता है। तो वैसे ही जो बाल्कन आपका एरिया हुआ करता था, वो मॉडर्न डे के इतने सारे एरिया को कवर किया करता था। ओके, Balkan was a region of geographical and ethnic variation was under the control of the Ottoman Empire। जो बाल्कन एरिया था वो जियोग्राफिकल और एथेंटिक वेरिएशन उधर देखी जाती थी, मिलती थी, जो कि किसके कंट्रोल में होती थी, ऑटोमन जो एम्पायर था उसके कंट्रोल में देखने को मिलती थी। ओके, द आइडिया ऑफ द रोमांटिक नेशनलिज्म मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। ठीक है, अब ये जो रोमांटिक बोलना चाहिए आपका नेशनलिज्म का जो आइडिया था, उस रीजन में क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा क्या बोलना चाहिए, एक्सप्लोसिव साबित हुआ। ठीक है, द बाल्कन स्टेट वर फ्रीजली जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब ये लोग क्या करते थे, जो बाल्कन स्टेट के लोग थे वो एक दूसरे से बहुत जलते थे। ठीक है, सबको सिर्फ क्या चाहिए होता था, सब ये चाहते थे कि ये एरिया हमारे अंडर में आ जाए, ये एरिया हमारे अंडर में आ जाए, और किसी भी हद तक वो जाने के लिए क्या होते थे, तैयार होते थे। यूरोपियन पावर वर ऑल्सो लुकिंग फॉर द एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर द एरिया, और वही यूरोपियन पावर जो था वो भी इस चीज पे ध्यान लगाए हुए था, नजरें गड़ाए हुए था कि क्या करे वो, लुकिंग फॉर द एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर द एरिया, वो उस एरिया पे क्या कर सके, वो भी कंट्रोल कर सके, एक्सटेंड कर सके उसे। दिस लीड टू अ सीरीज ऑफ वॉर इन द रीजन एंड फाइनली रिजल्टेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब ये सारी चीजें होने लगी, सबको सिर्फ एक दूसरे से लड़ाई करनी होती थी, सबको वो ये चाहता था कि ये एरिया मुझे मिल जाए, ये प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। जब ये लोग सारी चीजें ये करते थे और ये छोटे छोटे से वॉर होते होते क्या होते गए, फाइनली ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या हो गया, आपका कन्वर्ट हो गया। ओके, सो बच्चा आई होप आपको समझ में आया होगा नेशनलिज्म एंड यूरोप का चैप्टर। मैंने सारा सारे पूरे जो टॉपिक्स थे वो मैंने आपको कवर करवाने की कोशिश की है और अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, अब आपने मेरा वीडियो देखा है, आपको वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था, तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्रेस करना है बेल आइकन को, जिसके कारण आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना। ओके, सो आप एक बार इसका फिर से रिवाइज कर लेना जब तक मैं आपके सामने आती हूँ एमसीक्यूज वाली सीरीज लेके। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारी एमसीक्यू सीरीज में।